बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने विधानसभा स्थित कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय जनता से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने का एक सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनका हमेशा प्रयास रहता है कि वो सचिवालय के साथ साथ विधानसभा भवन के अंदर भी बैठक करें और बैठ सकें ताकि सरकारी कार्यों की गति तेजी से हो पाए और जनता की समस्याओं का समय पर निस्तारण हो सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय को एक ऐसा केंद्र बनाया जाएगा जहां जनता की भागीदारी और पारदर्शिता के साथ विकास कार्य आगे बढ़ सके। देखिए, विधानसभा और सचिवालय ये हमारे जनता से मिलने के और रोजमर्रा का जो काम है उस काम को आगे बढ़ाने का, उसका समाधान करने का एक स्थान है। और इसलिए मैं बीच बीच में प्रयास करता हूं कि सचिवालय के साथ साथ विधानसभा में भी आकर आप सब लोगों से मिलूं, आम जनता से मिलूं, सामान्य जनता से मिलूं और सरकारी कामकाज भी यहां से करूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देश्य शिविर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ 125 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 240 शिविरों का आयोजन करेगा और इन शिविरों के माध्यम से गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्ग को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर आने वाली समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित थे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने एनडीए और सीडीएस की कोचिंग फीस में 50% या इससे अधिक की छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत 50% शुल्क उपनल वहन जो है वो करेगी, जबकि 25% की छूट कोचिंग संस्थानों के अंदर दिलाने की बात भी कही गई है और शेष 25% राशि छात्रों को खुद वहन करनी होगी। मंत्री ने कहा कि कई संस्थान इस योजना के लिए तैयार हैं और जल्द ही प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा। इससे सेना में अफसर बनने का सपना देखने वाले युवाओं को एक बड़ा सहारा मिलेगा। तो एक अच्छी खबर तमाम उन युवाओं के लिए जो कि उत्तराखंड के निवासी हैं, जिनके कि जो उनके पेरेंट्स हैं या फिर उनके जो फादर हैं, उनके जो घर वाले हैं, वो आर्मी के अंदर किसी अच्छे रैंक पर हैं, आर्मी के अंदर तैनात हैं, भारत की रक्षा, भारत माता की रक्षा और भारत माता के अंदर रहने वाले लोगों की रक्षा कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए बड़ा कदम है, जो कि एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि मंत्री द्वारा साफ तौर से कह दिया गया है कि एनडीए और सीडीएस की कोचिंग के अंदर 50% की जो छूट है, उससे ज़्यादा की छूट इनफैक्ट जो है वो उसकी घोषणा की गई है। और इसके तहत 50% जो फीस है वो उपनल वहन किया जाएगा, जबकि 25% जो है वो छूट कोचिंग संस्थानों की तरफ से मिलेगी। सिर्फ बच्चों को 25% राशि ही खुद देनी होगी। तो कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता प्रदेश की तरफ से जो है तमाम एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे जो कि अफसर बनने का सपना देखते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, सीडीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव नारायण ज्वाइन कर चुके हैं सवाल से और जानकारी साझा करने के लिए। शिव, आपसे जानना चाहूंगी, बहुत ही अच्छी खबर एक सर्विसमैन के तमाम उन बच्चों के लिए है जो कि अफसर बनने का सपना देखते हैं। क्या है ये पूरी स्कीम, ये जरा एक बार विस्तार पूर्वक बताइएगा। कोई नारेबाजी नहीं करेगा और चुपचाप बैठे। हेलो, करना बहुत जरूरी है सर। ये सीएम साहब बड़ी खबर है।
तो आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम उन युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार लगातार एक के बाद एक राहत भरी खबर तमाम उन युवाओं के लिए पहुंचा रहे हैं जिनके की सपने उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। तो आपको बता दें कि सेना के अंदर जो भी अफसर बनना चाहते हैं, जो युवा हैं जो कि आगे जाकर मातृभूमि की रक्षा करना चाहते हैं या फिर अफसर बनने का सपना देखना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मॉनसून के थमने के बाद 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है और इस बार मॉनसून ने यात्रा में काफी बाधा उत्पन्न की, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। प्रशासन और शासन ने आपदा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि इस यात्रा के दौरान आपदाओं का असर जरूर रहा, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या प्रभावित नहीं हुई। जहां जहां सड़कें टूटी थी वहां मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है और कई मार्ग दुरुस्त भी हो चुके हैं। हम तो श्रद्धालुओं से कहेंगे कि मौसम फोरकास्ट को उसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं और निश्चित रूप में सड़कें हमने खोली हैं। गड्ढे सड़कें में पड़े हुए हैं क्योंकि धीरे धीरे उसको हम रिपेयर कर रहे हैं। बरसात भी आपको पता है कि अतिवृष्टि हुई है, जिससे बहुत ज्यादा बादल फटे हैं, बहुत कुछ नुकसान हुआ है पहाड़ को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नदी के बीच में जो मलबा आता है तो उसकी ड्रेजिंग करना और चैनलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये साइंटिफिक है, अगर उसको हम नहीं करेंगे तो नदी अगल बगल बहेगी और बगल के अंदर अगर सड़क है तो सड़क को वॉश आउट कर जाएगी। जो हमारी मसूरी से कनेक्टिविटी कटी रही, थानों से कनेक्टिविटी कटी रही, सहस्त्रधारा से हमारी कनेक्टिविटी कटी रही, उसका वही परिणाम है। तो हमको यहाँ पर साइंटिफिक जो है माइनिंग करनी होगी, चैनलाइजेशन करना होगा, ड्रेजिंग करनी होगी, तभी हमारे गांव सुरक्षित रहेंगे और तभी हमारी सड़कें भी सुरक्षित रहेंगी। श्री बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आमद बढ़ती जा रही है। कपाट खुलने से लेकर अभी तक लगभग 14,04,000 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। 27 सितंबर को करीब 4,200 श्रद्धालु यानी कि 4,200 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और इस वर्ष श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी गुरुवार 2 अक्टूबर को तय होगी। मंदिर परिसर में एक भव्य धार्मिक समारोह आयोजित कर धर्माधिकारी और वेद पाठी पंचांग गणना के बाद कपाट बंद होने की तिथि घोषित करेंगे और उसी दिन पूजा अर्चना और पंच पूजाओं, पांडुकेश्वर प्रस्थान और नई भंडारी सेवा हेतु पगड़ी भेंट का मुहूर्त भी तय किया जाएगा। हरिद्वार जिला कार्यालय सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई। इसमें कुल 89 शिकायतें जो हैं वो यहाँ पर दर्ज की गई हैं। शिकायतों में जमीन कब्जा, राशन कार्ड, सड़क मरम्मत, पेंशन, बिजली पानी और नालियों की सफाई जैसी समस्याएं शामिल थी। डीएम ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया है कि कुछ मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया जबकि बाकी को संबंधित विभागों को भेजा गया। उन्होंने चेताया कि जनता दरबार में अनुपस्थित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्कूलों में ड्रेस वसूली के आरोप की जांच शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। आई हैं मुख्यतः जो है वो कुछ जमीन से लेके हैं, कुछ पानी को लेके हैं, कुछ किसी के बिजली के इश्यूज हैं, रोड पे गड्ढे भरान को हैं। उसके अलावा चूंकि अभी जैसे बारिश हमारी समाप्त हो चुकी है, उसमें कुछ शिकायतें नाली सफाई को लेके और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें भी सफाई को लेके समस्याएं आई। उसमें सभी संबंधित अधिकारियों को हम लोगों को निर्देश कर दिया गया है कि जो शिकायतें आई हैं उसको तत्काल जो है उसका निराकरण करें और कोशिश करें शिकायत करता है उनको भी उस निराकरण के बारे में अवगत कराएं। देखिए 3 विभाग हैं जिनके अधिकारी जो है नहीं पहुंचे हैं, जिसमें एयर कोऑपरेटिव हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर हैं और इसके अलावा एक और अधिकारी हैं जो नहीं पहुंचे मगर उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं। तो जो भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई भी की जाएगी, स्पष्टीकरण भी जारी किया जाएगा।
देखिए जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं कोशिश की जाती है ब्लॉक स्तर पे या तहसील स्तर पे जो भी हैं, अगर लैंड की इश्यूज हैं तो तहसील स्तर पे रिजॉल्व कर लिया जाए। कोई ब्लॉक के सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, वो सब हम लोग रिजॉल्व कर लें। मगर फिर भी जो शिकायतें जिले लेवल पे आती हैं उसमें चूंकि जिले स्तरीय अधिकारी के संज्ञान में आ जाता है तो उसको भी तत्काल जो गंभीरता से लिया जाता है उसका निराकरण किया जाता है। देखिए स्कूल का मामला है, चूंकि अभी जांच गतिमान है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर पूरा मामला ये है कि जो स्कूल है उनके द्वारा सभी फैमिली से कैश में लिया जा रहा है और वो पैसे लिए जा रहे हैं और स्कूल ड्रेस जो है सिलवा के दी जा रही है जो अच्छी क्वालिटी की भी नहीं है। उसके अलावा भी चूंकि जब गर्मियों की छुट्टी चल रही थी उसमें भी ट्रांसपोर्ट के चार्जेस लिए गए हैं। तो जो भी है जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित कर दिया गया है, जो भी प्रकरण है उसमें अच्छी कार्रवाई की जाएगी और उसमें अगर स्कूल जो है दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। देखिए तहसील को भेज दिया है, इसमें अगर कोई भी समस्या होगी वो तहसील स्तर से और ईओ शिवालिक नगर द्वारा रिजॉल्व कर ली जाएगी और इसमें आदेशित कर दिया है 10 दिन के भीतर जो ये प्रकरण। देहरादून से हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 72 यानी कि NH 72 फिर से बंद हो गया है। 16 सितंबर को आई आपदा में मुख्य पुल धंस गया था, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही के लिए नदी में वैकल्पिक पुल बनाया गया था, लेकिन कल शाम वैकल्पिक मार्ग भी ध्वस्त हो गया, जिससे कि आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई। पूंटा साहिब जाने वाले सभी वाहन डाइवर्ट किए गए हैं। प्रशासन ने तुरंत वैकल्पिक रूट और सुरक्षा उपायों की तैयारी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों और यात्रियों को मार्ग बंद होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलग हो गए पाइप भी टूट गया, एक ही पाइप होता ना तो सब नहीं होता। कोटद्वार से सिडकुल की दयनीय स्थिति पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लाल डाग चिल्लर खाल वन मोटर मार्ग का मामला पिछले 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में लटका है और इसके कारण सिडकुल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नेगी ने चेताया कि इसी वजह से क्षेत्र की कई योगी और औद्योगिक इकाइयां बंद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यदि मार्ग शीघ्र सुचारू नहीं हुआ तो उद्योग और रोजगार पर गंभीर असर पड़ेगा और स्थानीय जनता आर्थिक संकट से जूझ रही है। तो मैंने भी सोचा कि आप हैं तो आज मैं एक बात पुनः आपके माध्यम से समाज के अंदर 5 मीटर लगता है। और दूसरा जो है लालढांग चिल्लर खाल जो पिछले 7 सालों से कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है सरकार की लापरवाही के कारण, कोई ठोस पैरवी न होने के कारण। इसलिए जो है क्योंकि कनेक्टिंग मार्ग है ही नहीं, वही जो है जो मार्ग था वो जो है बिल्कुल खराब स्थिति में है। ऐसी स्थिति में तो आप स्वतः ही लगाओ कि सिडकुल का कैसे प्रोडक्शन बाहर जाकर कैसे। रुद्रपुर डिविजनल की पीपल पढ़ाव रेंज एक बार फिर अवैध कटान को लेकर सुर्खियों में है। जानकारी के मुताबिक लकड़ी माफियाओं ने प्लॉट नंबर 40 में 14 सागौन के पेड़ काट डाले और वन विभाग को भनक तक नहीं लगने दी। काटे गए पेड़ों की गोलाई 4 से 6 फीट तक की बताई जा रही है। वहीं पर DFO उमेश चंद्र तिवारी ने पुष्टि की है कि बरामद लकड़ी जब्त कर ली गई है और अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। विभाग का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और यदि किसी अधिकारी की मिलीभगत पाई गई तो कार्रवाई भी होगी। जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वहाँ से 2 दिन पहले 15 पेड़ होते हैं और वो जो पेड़ है उसका सारा माल मौके पर है, उसका आप मौके पर समय से पहुँच गया। जो घटना है उसको देख के लगता है कि उसका उतनी चोरी उतना नहीं है जितना कि विभाग को परेशान करना या वहाँ के जनकर्मियों का जुर्माना था। तो विभाग ने समय रहते उस पर कार्रवाई की है, सारा माल मौके पर बरामद है। इसके अलावा जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी उनकी पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का भी सहयोग सारी कार्रवाई में दिया है। सर लगातार जिस तरीके से सूचना मिलती है कि लकड़ी माफिया जो है वो लगातार जंगल से लकड़ियाँ काट के भर के ट्रैली भर के ले जाते हैं, सर इसमें अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई सर? देखिए कार्रवाइयाँ तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा हुई हैं अगर आप इसको देखें, और पुलिस ने भी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ इस क्षेत्र के जो साथी अपराधी थे उनके खिलाफ की हैं। हमारा स्टाफ भी लगातार कार्रवाई कर रहा है, नावों की रिकवरी हो रही है, लकड़ी की रिकवरी हो रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार FIR की जा रही है। तो कानून में जो प्राविधान है उसी के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं, उसी के अंदर रहते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक चोरी की बात है तो ये डैम क्षेत्र जो है यहाँ ट्रैक्टर से चोरी का कोई मतलब नहीं है, ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, ये बात सही है।
लेकिन यहाँ चोरी ट्रैक्टर वगैरह से नहीं होती है, हाँ नावों का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे लगता है कि पिछले 2 महीने के अंदर ही हमारे जो रेंज अधिकारी हैं वो और उनकी टीम ने यहाँ 3 या 4 नावें सीज की हैं, कुछ लकड़ी के 6 हो गई हैं, तो 6 नावें उन्होंने सीज की हैं, लकड़ियाँ पकड़ी हैं। रात भर स्टाफ गश्त कर रहा है, रात को कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो अपने संसाधनों को सुनियोजित करके, इकट्ठा करके स्टाफ का मनोबल बढ़ा करके जो भी हम लोग कर सकते हैं हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर ग्रामीणों के साथ सर एक मारपीट का भी प्रकरण सामने आया था, सर क्या कहना है इस पर? अगर ऐसा कोई प्रकरण है, ग्रामीणों की कोई शिकायत है तो उसकी जांच करेंगे। अभी मेरे संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। सर जितने भी पेड़ कटे उसमें अनिल अनिल करके लिखा हुआ, सर क्या मतलब है? उसमें कोई संकेत है या कुछ ऐसे स्पेसिफिक जांच के बिंदुओं पे मेरे ख्याल में मीडिया के सामने बोलना उचित नहीं है। ये चीज़ें इस एंगल को भी हमारी जांच में देखा जा रहा है और कि उसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है, लेकिन शायद ये जांच की चीज़ें हैं, इनको मीडिया के सामने डिस्क्लोज करना ये उसके लिए केस के हित में। उत्तरकाशी में पेपर लीक प्रकरण और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बड़कोट में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। धरने के चौथे दिन युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने नगरपालिका क्षेत्र में मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि उनकी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। महावीर पवार ने कहा कि पेपर लीक और भर्ती घोटाले में लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य खतरे में है। युवाओं ने समर्थकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह संघर्ष उनके हक की लड़ाई है। धन्यवाद कहूँगा बड़कोट और शक्ति और युवा शक्ति बेरोजगारों की पीड़ा को लेकर आज जागी है और मुझे उम्मीद है, भरोसा है और मैं धन्यवाद करूँगा बड़कोट की जनता का आज की आप सबने जो आज मशाल जुलूस में अपना सहयोग दिया, उससे कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में एक ऐसा संदेश जाएगा कि सिद्धामी जी सीबीआई जांच के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं और बड़ा कदम नहीं उठाते हैं तो पूरे प्रदेश में आंदोलन फैलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए मैं हमारी सरकार से अनुरोध करूंगा तत्काल सीबीआई जांच के लिए बड़ा कदम उठाएं, क्योंकि आपके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पूर्व सीएम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी आपको कह दिया है कि क्यों नहीं प्रदेश के लाखों बेरोजगारों की पीड़ा जो सीबीआई जांच की मांग है उसको कर देना चाहिए। मैं अंत में यही कहूँगा कि सीबीआई जांच के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दे, अन्यथा जो पूरे प्रदेश में आंदोलन फैलेगा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी दामी सरकार की होगी, दामी के प्रशासन की होगी। अगर कोई प्रदेश में अनहोनी वाली घटनाएं होती हैं तो इसका पूरा जिम्मेदार प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। नौरी के महेश दयानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट में बीते रोज एक खूंखार गुलदार देखे जाने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गुलदार कॉलेज का शीशा तोड़कर अंदर घुस आया। इसे चौकीदार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि गुलदार की मौजूदगी की सूचना 12 तारीख से ही शासन और वन विभाग को दी जा रही थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। इस घटना से छात्र और छात्राओं और स्टाफ के अंदर भी दहशत का माहौल है और लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ा जाए। वहीं ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम क्षेत्र में शारदीय नवरात्रों के 9 स्वरूपों की पूजा विधिवत संपन्न हुई। मुख्य पूजन पौराणिक नवदुर्गा मंदिर में हुआ, जहां पर की 9 स्वरूपों की एक साथ दर्शन की व्यवस्था हुई है। क्षेत्रवासियों ने पारंपरिक अनाज और अन्य वस्तुओं का भोग अर्पित किया। नरसिंह नवदुर्गा मंदिर में मुख्य पुजारी ने भोग अर्पित कर प्रसाद वितरित किया। इसके साथ ही मां काली मंदिर, नंदा देवी मंदिर, अन्नपूर्णा देवी और अन्य देवी मंदिरों में भजन कीर्तन और पूजन कार्य चल रहा था। श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक इस पर्व में भाग लिया। रुद्रपुर में वी गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण CSR पहल शुरू की है। ट्रांजिट कैंप स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय नवीनीकरण, लंच शेड निर्माण, स्वच्छ पेयजल और परिसर सौंदर्यीकरण सहित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कंपनी ने पंतनगर में वी गार्ड चौक और ग्रीन बेल्ट का निर्माण कर वृक्षारोपण और पर्यावरणीय गतिविधियों को बढ़ावा दिया। सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना से स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षा में सुधार हुआ। वहीं वी गार्ड का उद्देश्य केवल उत्पादन नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण को सशक्त बनाना है।
प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के दौरान एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत का नतीजा बताया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ऐसे आरोप लगाती है। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने और झूठ फैलाने का काम कर रही है क्योंकि उसे हार सामने दिख रही है। पहुंच चुकी कांग्रेस इस तरीके की उद्दंडता आए दिन कर ही रही है, क्योंकि जो विलुप्त हो रहे हैं उनको अपनी विलुप्तता से इस प्रकार से उनका मानसिक संतुलन हिल गया है कि वो इस तरीके की बेबुनियादी बातें करते नजर आ ही रहे हैं। और जिस जगह हार इनको सामने नजर आती है उस जगह ये ईवीएम को दोषी दे देते हैं, बैलेट पेपर की मांग करते हैं उसमें भी हार का सामना इनको करना पड़ता है। तो इस तरीके की खुरापाती लगातार करते हैं जनता के सामने ये भ्रम फैलाने के लिए कि हम जीत रहे थे, ये दोषी वो दोषी, ऐसा दोषी वैसा दोषी, इस तरीके के झूठे आडंबर रचने का इनको कार्य एकदम निपुणता से ये कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है पूरी तरीके से कि कांग्रेस से बड़ा बहरूपिया ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। तो नए नए स्वांग रचने में कांग्रेस पूरी महारत हासिल कर चुकी है। हार को सामने न देखना पड़े उसके लिए इस तरीके के बहाने वो तैयार करके अपने रखे रहते। तो चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।